गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 18 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर को। तो चलिए हम अपने डेली के थॉट के बारे में बात करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करें। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते वे बहाना खोज लेते हैं। यानी जिसके अंदर कुछ करने की लालसा है, इच्छा है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसको जरूर से जरूर रास्ता मिल जाता है। और जैसे जैसे वो रास्ते पर चलता रहता है, मंजिलें मिलती रहती हैं और आगे बढ़ता रहता है। और जो कुछ नहीं करना चाहता वो सिर्फ बैठकर बहाने बनाता है, और बहानों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए को इस बात को लेकर हमेशा रोता रहता है। इसी विचार के साथ में हम मेहनत करते हैं, सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, यानी विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी 18 अप्रैल को मनाया जाएगा। स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, धरोहर के बारे में बात हो रही है, हेरिटेज के बारे में बात हो रही है। तो सांस्कृतिक विरासत की पहचान के लिए, उसके विषय में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो विरासत परिवर्तन के विषय के तहत मनाया जाएगा। और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी वो भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के द्वारा ये घोषित किया गया था 1982 में कि हर साल 18 अप्रैल को हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हम सबको पता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है तो वो अनुमोदित होता है किससे? यूनेस्को की महासभा के द्वारा, है ना। तो यूनेस्को की महासभा के द्वारा 1983 में ये डिसाइड कर लिया गया कि हर साल हम 18 अप्रैल को ही विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाएंगे। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में जो मॉन्यूमेंट्स की साइट्स हैं वो कितनी हैं? तो 3691 हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जिसमें से 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत का जैसे ताजमहल है, अजंता अजंता केव है, एलोरा केव है, और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम का, ये सारे क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जी, अब हम बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है नंदिनी गुप्ता में, जो कल ज्यादा ये न्यूज सुर्खियों में हमें देखने को मिली है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं, और अभी मैं आपको बता दूं कि 2023 का खिताब उन्होंने जीत लिया है। उप विजेता कौन रही हैं? तो श्रेया पुंजा रही हैं, जो दिल्ली से रिलेट करती है। और दूसरी उप विजेता रही हैं मणिपुर की थौना ओजम स्ट्रेला लुआंग, जैसा कि आप पिक्स में भी देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो समारोह हुआ था, ये जो ग्रैंड फिनाले हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो 2023 का ग्रैंड फिनाले जो हुआ है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो 2023 है, वो हुआ है मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो इम्फाल का ही एक इंडोर स्टेडियम है जिसका नाम है खुमान लंपक, वहां पर हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नंदिनी गुप्ता अब मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होने वाली है संयुक्त अरब अमीरात में, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और किस नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये? तो 71 नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। फेमिना मिस इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1952 में। स्पेशली जो भारतीय सौंदर्य है के आधार पर इस प्रतियोगिता को बनाया गया है। और फेमिना क्या है? फेमिना एक पत्रिका है, एक महिला पत्रिका है, ठीक है ना, जो जो बेनेट और कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित होती है। तो इसी महिला पत्रिका फेमिना के द्वारा ही ये प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है। नंदिनी गुप्ता has won the title of Femina Miss India 2023। अच्छा, राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो नंदिनी गुप्ता है वो राजस्थान की रहने वाली हैं, है ना। तो देखो, राजस्थान का जब आप मैप देखेंगे, जैसा कि आप मैप देख भी सकते हैं, इंडिया का जो मैप है उसमें उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सातवां बड़ा राज्य है भारत की तरफ से। इसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ से लगती हैं, तो जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, तो गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन सबसे इसकी सीमाएं लगती हैं। यहाँ पर आपको 3 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य, यानी जो
टाइगर रिजर्व है वो देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे सवाई माधोपुर में आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कोटा में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, राजस्थान एक राज्य के रूप में भारत में कब शामिल हुआ है? तो 30 मार्च 1949 को शामिल हुआ है और पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। इसकी राजधानी जयपुर है, जैसा कि हम सबको पता है। इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा में 25 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ पे जो राज्य विधानमंडल का स्वरूप है वो एक सदनीय है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर विधानसभा ही है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 200 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यपाल यहाँ पे कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो आईएनसी जो पार्टी है उससे रिलेट करते हैं। राजस्थान के प्रतीक के बारे में बात करें, यानी पक्षी, फूल और वृक्ष के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो गोडावड़ है, यहाँ पर राष्ट्रीय फूल रोहिड़ा है और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो खेजड़ी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ये अभी मोजाम्बिक की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर इन्होंने भारत के द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन करा है। 132 किलोमीटर लंबी एक वहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है टिका बुजी नोवा सुफाला रोड परियोजना। इस परियोजना का ही ये जो ब्रिज है वो हिस्सा है। साथ में उन्होंने भारत के द्वारा निर्मित ट्रेन के पर सवार होकर यात्रा भी करी, मापुटो से माजावा तक। मापुटो क्या है? मापुटो वहां की राजधानी है मोजाम्बिक की। आइए अब मोजाम्बिक का मैप देखते हैं। देखिए, मोजाम्बिक को आप जब अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और मोजाम्बिक के पूर्व में आपको हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो यूरोपीय उपनिवेश थे उसमें से पुर्तगाल का शासन था, यानी जो पुर्तगाली थे वो 1498 में यहाँ पर पहुंचे थे और लगभग 1975 में मोजाम्बिक को आज़ादी मिली थी उपनिवेश से। ठीक है, और लेकिन जैसे ही ये आज़ाद हुआ उसके बाद से 1977 से 1992 के बीच में यहाँ पर गृह युद्ध होने लगे थे और गृह युद्ध के बाद अब जाकर यहाँ पर थोड़ी सी शांति हुई है और यहाँ पर राष्ट्रपति गणतंत्र बन गया है। यानी जो सरकार का फॉर्मेट है, जो फॉर्म है वो क्या है तो राष्ट्रपति गणतंत्र यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ईसाई धर्म सबसे बड़े धर्म के रूप में मिलेगा, इस्लाम धर्म भी मिलेगा और कुछ अफ्रीका के पारंपरिक धर्म है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है तो फिलिप न्यासी है। प्रधानमंत्री एड्रियानो माली एने है। यहाँ की राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मापुटो है। आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है और मुद्रा यहाँ पर मोजाम्बिकिन मेटिकल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, भारत जो है दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है भारत ने। यानी जो 16वें नंबर का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो कुश्तिया टाउन में खोला गया है। कहाँ पर? साउथ वेस्टर्न बांग्लादेश में। ये क्यों किया गया वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेश से लोगों का भारत में आने का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और साथ में इस डिमांड को देखते हुए ही भारत सरकार के द्वारा इस तरीके की पहल करी गई है ना, जिससे कि टूरिस्ट को और जो ट्रेडिंग है उसको और साथ में ही लोग घूमने फिरने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, चिकित्सा के लिए, कुछ लोग जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए भी आना चाहते हैं, है ना। तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी भारत में आने की, तो उनको सुविधा प्रदान करने के लिए जो वीज़ा सुविधाएं हैं उसमें लगातार सुधार करने के लिए ऐसा किया गया है भारत के द्वारा। देखिए 2019 और 20 के बीच में ढाका से 16 लाख वीजा जो है इशू किए गए हैं भारत के लिए। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग भारत आना चाहते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए। जैसे कुछ लोग टूरिस्ट के लिए आना चाहते हैं, कुछ लोग अवेलिंग मेडिकल के लिए आना चाहते हैं, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए आना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है स्टूडेंट वीज़ा फैसिलिटी के लिए आना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो वीज़ा फैसिलिटीज़ है उसको बांग्लादेश के नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा सरल बनाने के उद्देश्य से करा गया है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं G7 एक समिट हुई है ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की, ठीक है ना। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। कहाँ पर?
जापान में, और जापान का जो शहर था साप्पोरो शहर में। अच्छा, स्पेशली जो बात करी गई है ऊर्जा, जहां पर होगा पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होगी, तो निश्चित सी बात है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो मामले हैं उस पर बात होगी। यहाँ पर ये मोटिव रखा गया है कि 2035 तक जो ऑटोमोबाइल है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसके स्तर को आधा कर दिया जाएगा, जितने भी देश इसमें शामिल हुए हैं। और प्रत्येक देश क्या काम कर रहा है, किस तरीके से इस दिशा में काम कर रहा है, कैसे प्रगति कर रहा है, इन सब बातों पर भी नजर रखी जाएगी और उसकी प्रॉपर जांच कराई जाएगी। इसके अलावा इस समिट में ये भी टारगेट रखा गया कि 2040 तक, यानी 2040 तक, जो ओशन पॉल्यूशन है, जो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हो रहा है, उसको भी कम करने की कोशिश करी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है एमआरएफ से। एमआरएफ भारत की एक टायर निर्माता कंपनी है, यानी कि भारत की एमआरएफ लिमिटेड है, जिसको दुनिया का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड्स में ब्रांड फाइनेंस की तरफ से उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है ना। और 100 में से इसको 83.2 स्कोर मिला है, और साथ में ही इसको ट्रिपल ए, मतलब ए ट्रिपल ए ब्रांड रेटिंग भी दिया गया है। अच्छा, इस रेटिंग का फायदा क्या होगा? इस रेटिंग के द्वारा जो ये एमआरएफ कंपनी है, या जो भी रेटिंग दी जाती है, उस रेटिंग के माध्यम से कंपनी ओपन मार्केट में अपने लाइसेंस को देकर हासिल कर सकती है, अपनी मार्केटिंग कर सकती है और अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, टायर और मोबिलिटी 2023 पर ब्रांड फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट उद्योगों उद्योगों के ब्रांड के मूल्यों पर विश्लेषण करती है और उसके बाद जो है इस तरीके की रेटिंग को प्रोवाइड करवाती है। एमआरएफ बिकम्स द वर्ल्ड्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड। एमआरएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है ना। और ये दुनिया में नंबर 2 की कंपनी है और भारत में नंबर 1 टायर निर्माण कंपनी है, जिसकी शुरुआत करी गई थी 1946 में के एम मामेन मैपल्ली के द्वारा। और ये जब स्टार्टिंग करी गई थी तो एक छोटा सा जो गुब्बारे की इकाई के रूप में करा गया था, खिलौना गुब्बारे इकाई के रूप में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। इसके बाद इस कंपनी ने कदम रखा 1960 में टायर के निर्माण के क्षेत्र में, और इसने टेक्निकल रूप से यूएसए के साथ सहयोग करा है, मतलब टेक्निकली यूएसए के साथ इसने समझौता करा और सहयोग करा है। और आज आप देखेंगे तो एमआरएफ अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, जापान और प्रशांत क्षेत्र सहित 65 से अधिक देशों को टायर निर्यात करती है, टायर बनाकर निर्यात करने का काम करती है। और इसके विदेशी कार्यालय हमें दुबई, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगे। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। अच्छा, सबसे पहले हमने इस चीज के बारे में काफी टाइम बात करा है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है वो स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को शुरुआत करा गया था। इसके पीछे का मोटिव क्या है? तो जो बिल्ली प्रजातियां हैं, 7 जो बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए। वो कौन कौन सी हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा, है ना। इनकी संरक्षण के लिए इनको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कराने के लिए, जहां पर एक प्राकृतिक आवास क्रिएट कराने के लिए, जहां पर ये संरक्षित रह सकें, उसके लिए किया गया है। और स्पेशली जहां पर ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं उन 97 देशों तक पहुंचना है और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग के प्रयासों के बारे में बातचीत करना है और प्रयास करना है। अब जो ये स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसी में भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, केन्या, नेपाल और इथोपिया और मलेशिया के मंत्रियों ने गठबंधन और संरक्षण में भारत के प्रयासों का अपना समर्थन दिया है, यानी वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो इसी के बारे में बात हो रही है कि अब जो है नेपाल भी एक संस्थापक सदस्य के रूप में बन गया है, किसका? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का। और इसके लिए नेपाल के जो ऊर्जा मंत्री है, जिनका नाम है शक्ति बहादुर बासनेत, उन्होंने भारत के जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनको एक लेटर भेजा है, यानी एक पत्र भेजा है। और साथ में अगर हम नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल भी बाघों के संरक्षण के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर 2010 में 121 बाघ थे इसके पास, यानी 121 टाइगर थे। अब इसके पास 2022 में 335 तक इनकी संख्या पहुंच गई थी, है ना। तो नेपाल बिकम्स
founding members of International Big Cats Alliance. Union Steel Minister Jyotiraditya Scindia will inaugurate India Steel 2023 at the Mumbai Exhibition Center in गोरेगांव, मुंबई। यानी जो मुंबई का गोरेगांव है, जहां पर मुंबई प्रदर्शनी केंद्र है, वहां पर स्टील इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा 19 अप्रैल को हमारे जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो उद्घाटन होगा या जो भी ये पूरा समारोह करवाएगा वो किसके द्वारा हो रहा है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फिक्की ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और किस बारे में बात होगी, तो स्पेशली जो इस्पात उद्योग है उसमें जो भी विकास हो रहा है, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जहां पर भी अवसर है ना, उनसे रिलेटेड, इस उद्योग से रिलेटेड जो नेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिसी निर्माण करते हैं, उनको एक साथ लाना है और एक मंच प्रोवाइड कराना है जो स्टील के विकास पर काम कर सके। संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य हो गया। निर्यात गंतव्य का मतलब ये है कि भारत की तरफ से जो सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है वो किसको किया जाता है, तो अमेरिका को किया जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो संयुक्त अरब अमीरात है ना। और ये कैसे बताया गया, तो 2022-23 वाला जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया है उसके तहत ही जो वार्षिक व्यापार के आंकड़े निकले हैं उसके तहत बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो निर्यात किया गया है वो अमेरिका के साथ किया गया है भारत की तरफ से, और दूसरा जो देश है वो कौन है, तो संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जब एशिया का मैप देखेंगे और पश्चिमी हिस्से को देखेंगे आप एशिया के, तो वहां पर आपको पश्चिमी एशिया में स्थित मिल जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसकी सीमाएं ओमान और सऊदी अरब से लगती हैं और इसकी जो समुद्री सीमाएं हैं वो कतर और ईरान से के साथ लगती हैं, फारस की खाड़ी से समुद्री सीमाओं के साथ में। यहाँ पर धर्म इस्लाम धर्म है यहाँ का प्रमुख धर्म, और यहाँ पर आपको मुस्लिम धर्म में सुन्नी देखने को मिल जाएंगे। राजधानी अबू धाबी है, आधिकारिक भाषा अरबी है। सरकार यहाँ पर अर्ध संवैधानिक राजतंत्र है। राष्ट्रपति या क्राउन प्रिंस जिसे कहते हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि 1960 में सिंधु जल संधि करी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की उपस्थिति में, है ना। और ये जो संधि करी गई थी 19 सितंबर 1960 को, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। उनके बीच में कराची में हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था सिंधु नदी जल के बंटवारे को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि सिंधु प्रणाली से जो भी जल आता है यानी जो भी पानी आता है उसका 20% भारत के पास है, 20% जो हिस्सा है वो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास 80% का हिस्सा गया है। तो इसी के विषय में बातचीत करने के लिए, संशोधन प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए बैठक करी गई है, 6वीं बैठक करी गई है नई दिल्ली में 17 अप्रैल को, जिसकी अध्यक्षता करी गई है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग के पंकज कुमार के द्वारा, है ना। द 6th मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑन मैटर रिलेटिंग टू द इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 17 अप्रैल। ओके है जी। अब एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई का एक रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है जिसका नाम है अमृत कलश। इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। फिर से स्टार्ट कर दिया गया है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग करी गई थी पहले 15 फरवरी 2023 में करी गई थी और 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक के लिए करी गई थी, है ना। इसके बाद से इसको बढ़ा दिया गया है और अब जो है एसबीआई फिर से इस रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम को स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है अमृत कलश। और आपको मैं बता दूं कि जो एसबीआई है वो एस्टेट्स के क्षेत्र में यानी एसेट्स के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उधारदाता एक बैंक है। ये जो स्कीम लाई गई है ये 400 दिनों की अवधि के लिए उधार दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों से यानी जो लोग बुजुर्ग हैं उनसे जो है 7.6% का ब्याज लिया जाएगा और दूसरे लोगों से 7.1% का ब्याज लिया जाएगा अमृत कलश के माध्यम
से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जूस मिशन बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना खोजेगा, यानी जूस मिशन विल फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन जुपिटर मून्स। जैसा कि हम सबको पता है कि सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा है, उन 3 चंद्रमाओं का नाम है यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड। यहाँ पर जाकर जो रोबोटिक एक्सप्लोरर है जिसका नाम है जूस, वो जीवन की संभावनाओं को खोजेगा। और बृहस्पति तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, तो लगभग 8 साल का समय इसको लग जाएगा। अब जूस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक रोबोटिक एक्सप्लोरर है जो यूरोपीय अंतरिक्ष यान है। ये 14 अप्रैल 2023 को ये कहाँ जा रहा है, तो बृहस्पति के लिए इसको रवाना कर दिया गया है। साथ में जो बृहस्पति ग्रह से 3 बर्फीले चंद्रमा है, रिलेट करते हैं जो 3 बर्फीले चंद्रमा, उनका पता लगाएगा और वहां पर जीवन की संभावनाओं को खोजेगा। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो फ्रेंच गुयाना से एरियन रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत शीर्ष स्थान पर बरकरार है, यानी इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट इन इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। DGCA को ये स्टैंडर्ड मिला है, ये कैटेगरी में रखा गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने विमान संचालन, उड़ान योग्यता और कार्मिक लाइसेंसिंग के क्षेत्र का के ऊपर ऑडिट करा है DGCA का, और इस ऑडिट के बाद ही ग्रांट प्रदान की गई है, वन स्टेटस प्रदान किया गया है, यानी वन स्टेटस कैटेगरी में रखा गया है DGCA को उसकी सेवाओं के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, किससे, हमारे पास IPL से रिलेटेड न्यूज है। जैसा कि हम सबको पता है कि IPL चल रहा है और पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच अभी हुआ है। तो जो कगिसो रबाडा है, उन्होंने IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अपने IPL के जो 64वें नंबर का मैच था उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने 100वां विकेट किसका लिया है, तो विद्यमान साहा का लिया है। और इसके पहले इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया लसित मलिंगा का, जिन्होंने 70 मैचों में 100 विकेट लिया था IPL में। ये प्रॉपर लिस्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है कगिसो रबाडा, जिन्होंने 64 मैचों में लिया है 100 विकेट। इसके बाद लसित मलिंगा आते हैं, जिन्होंने 70 मैच खेले फिर 100 विकेट लिया है। भुवनेश्वर कुमार आते हैं, जिन्होंने 81 मैच खेलकर 100 विकेट लिए हैं। राशिद खान आते हैं, जिन्होंने 83 मैच खेलकर 100 विकेट लिए हैं। फिर अमित मिश्रा आते हैं, जिन्होंने 83 मैच में 100 विकेट लिए हैं। आशीष नेहरा आते हैं, जिन्होंने 83 मैच खेलकर 100 विकेट लिए हैं। फिर सबसे लास्ट में आते हैं यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने 84 मैच खेलकर 100 विकेट लिए हैं। इस सेशन में इतना ही साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी कंटेंट या मटेरियल होता है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है PDF के फॉर्म में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्लाइड एक होती है, बस उस स्लाइड में 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बहुत आराम से, है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के बेस से आप नोट्स वहां से बना सकते हैं। साथ में ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे चैनल को बढ़ा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इस तरीके के कंटेंट की ज़रूरत है। फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम नंदिनी सिंह है, यहीं पर मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।